हिंदुस्तान में तारीखी मस्जिदों को मंदिर में तब्दील करने का नया खेल शुरू हो चुका है और उसका तरीक़ा बहुत आसान हो चुका है। सबसे पहले किसी भी तारीखी मस्जिद के बारे में कोई फ़र्ज़ी प्रोपेगेंडा क्या आता है, कोई दावा क्या आता है कि जो मस्जिद है पहले यहाँ पर एक मंदिर था, एक मूर्ति की पूजा होती थी और कोई लफ्ज़ गढ़ दिया जाता है कि यहाँ पर कोई फ़लाँ मंदिर था या यहाँ पर इस नाम की एक इमारत थी और उसके बाद ट्वीट क्या आता है, आर्टिकल लिखा लिखा जाता है, किसी की तरफ से फ़र्ज़ी किताब लिख दी जाती है और कुछ दिनों तक उसको चलाया जाता है। उसके बाद कोई आता है और अदालत में पिटीशन दाखिल कर देता है और कहा जाता है कि फ़लाँ मस्जिद के नीचे मूर्ति है, वहाँ पर कभी मंदिर हुआ करता था, इसलिए हमें वहाँ पर पूजा का राइट दिया जाए। उसके बाद अदालत में बहस चलती है कुछ दिनों तक और अदालत हिंदू फरीक को वहाँ पूजा की इजाज़त भी दे देती है, लेकिन मुसलमानों की इबादत भी जारी रहती है, मुसलमानों से हक़ छीना नहीं जाता है। उसके बाद फिर अदालत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सर्वे करने का हुक्म देती है या किसी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सर्वे करने का आदेश दिया जाता है और जब सर्वे किया जाता है उस तारीख़ी मस्जिद का तो रिपोर्ट पेश कर दी जाती है अदालत में और उसमें यह कह दिया जाता है कि सर्वे के दौरान वहाँ कुछ ऐसी ईंटें मिली है जो ईंटें 1000 साल पहले की है। सर्वे रिपोर्ट में कभी ये कह दिया जाता है कि वहाँ पर कुछ ऐसे निशान मिले हैं जो अल्लाह नहीं बल्कि ओम लग रहे थे। किसी सर्वे रिपोर्ट में ये दावा कर दिया जाता है कि वहाँ पर कुछ खंबा मिला है और वो खंबा आज से 1000 साल पहले का लग रहा है, अभी का खंबा नहीं है। उस मस्जिद का जो फ़र्श है, उसका जो ग्राउंड है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी पुराना है और उसके नीचे मंदिर का मलबा मौजूद है। बस इस तरह का दावा सर्वे रिपोर्ट में कर दिया जाता है और सर्वे रिपोर्ट को अदालत में पेश किया जाता है, अदालत में सुनवाई होती है और फिर अदालत उस सर्वे रिपोर्ट को बुनियाद मानकर फैसला सुना देती है कि सर्वे रिपोर्ट से पता चलता है कि यहाँ पर पहले कभी मंदिर था, पहले हिंदू यहाँ किसी देवी देवता की पूजा करते थे, इसलिए इस जगह का हक़ हिंदुओं को मिलना चाहिए। इसको मंदिर डिक्लेयर किया जाता है और मुसलमान यहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे थे, मुसलमानों के नमाज़ पढ़ने के सबूत हैं, अभी तक वो मस्जिद है, लेकिन अब मुसलमान किसी दूसरी जगह नमाज अदा कर सकते हैं। स्टेट उन्हें कोई दूसरी जगह दे सकती है नमाज अदा करने के लिए, मुसलमानों की नमाज वहाँ हो जाएगी, ये जगह मंदिर के लिए ख़ास हो जाएगी। एक नया पैटर्न बन चुका है और इसी के मुताबिक अब भारत में फैसले हो रहे हैं। ताज़ा मामला मध्य प्रदेश के धार का है। धार में जो मस्जिद है जिसका नाम कमाल मौला मस्जिद है, ये 13वीं सदी में बनी हुई मस्जिद है और तकरीबन पिछले 700-800 सालों से पाबंदी से यहाँ नमाज हो रही थी, लोग इबादत कर रहे थे। किसी ने कहीं पर नहीं लिखा था, बताया था कि इसका नाम भोजशाला है या राज भोज ने इसको बनाया था। पहली मर्तबा एक फ़र्ज़ी अफसाना गढ़ा गया 1903 में और एक हिंदू दानिश्वर ने ये लिख दिया कि ये जो कमाल मौला मस्जिद है ये पहले भोजशाला था, इस जगह का नाम भोजशाला है और 1903 में पहली मर्तबा किसी ने ये लिटरेचर लिख दिया कि भोजशाला है और उसके बाद हिंदुओं ने कमाल मौला मस्जिद के बारे में दावा करना शुरू कर दिया कि ये भोजशाला कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद एक नया दावा लाया गया कि सरस्वती देवी का मंदिर यहाँ पर होता था, मंदिर को तोड़कर इस मस्जिद की तामीर की गई। हिंदुओं ने दावा करना शुरू कर दिया, ब्रिटिश एम्पायर ने हिंदुओं के दावा को रिजेक्ट कर दिया, कोई सबूत नहीं मिला, कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको मान लिया जाता। मुसलमान नमाज अदा करते रहे लेकिन हिंदुओं का दावा बढ़ता रहा, देश आज़ाद हो गया। अब 1995 में तनाज़ुर और विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कुछ हद तक कुछ मुसलमानों ने भी कहा कि चलो अगर तुम्हारा इतना दावा है तो हफ्ते में एक दिन तुम सरस्वती की पूजा कर सकते हो। ये 1995 की बात है, लेकिन उसको भी कामयाबी नहीं मिली। मुसलमानों ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। फिर आता है साल 2003। साल 2003 में मरकज़ी हुकूमत ने और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मंगल का दिन हिंदुओं के लिए ख़ास कर दिया कि वो यहाँ आकर पूजा करेंगे और मुसलमानों से कहा गया कि वो सिर्फ जुमा की नमाज यहाँ अदा करेंगे और इसी के साथ हिंदुओं की एंट्री होगी कमाल मौला मस्जिद में। और इसके बाद आगे इन्होंने अपना दावा जारी रखा, अदालत में मुकदमा चलता रहा। फिर इन्होंने कहा पूरी मस्जिद का कंट्रोल हमें चाहिए, मुसलमानों को इबादत करने का हक़ ही नहीं मिलना चाहिए। मार्च 2024 में अदालत ने सर्वे का आदेश दिया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 98 दिनों में इसका सर्वे मुकम्मल किया और सर्वे में
वन साइडेड बात की गई, अपनी तरफ से फर्जी दावा कर दिया गया कि यहाँ जो खंबे मिले हैं उन खंबों से पता चलता है कि काफ़ी पुराना है। यहाँ कुछ लिटरेचर मिला है जिससे पता चलता है कि भोजशाला कॉम्प्लेक्स है और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सर्वे रिपोर्ट को बुनियाद मानकर फैसला सुना दिया कि ये सरस्वती की मंदिर है। मुसलमानों को यहाँ इबादत का हक़ अब नहीं मिलेगा, मुसलमान अब यहाँ नमाज अदा नहीं कर सकते हैं। मुसलमान स्टेट सरकार से धार में नमाज अदा करने के लिए दूसरी जगह का मुतालबा कर सकते हैं। जैसे ये फैसला आया सीधे लग गया कि ये फैसला फ़र्ज़ी है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। 1991 वर्शिप एक्ट के ख़िलाफ़ भी ये फैसला है, जिसकी पूरी वजाहत मैंने पिछली वीडियो में की है। एक आर्टिकल भी मैंने मिलर टाइम्स की अंग्रेज़ी वेबसाइट पर लिखा है जिसमें पूरी तफसील मैंने बताया है कि कमाल मौला मस्जिद की तारीख़ क्या है, हिस्ट्री क्या है और किस तरह हिंदुओं ने फ़र्ज़ी प्रोपेगेंडा शुरू किया और धीरे धीरे उन्होंने अदालत को इस बात के लिए कायल कर लिया और अदालत ने भी मान लिया कि यहाँ पर हिंदुओं का ही हक़ है, ये असल मंदिर कॉम्प्लेक्स है और मुसलमान कहीं और जाकर नमाज अदा कर सकते हैं। अब मध्य प्रदेश के मुसलमानों ने, मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद लगाई है। वैसे सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिल जाएगा ये कहना भी बहुत मुश्किल है। 2019 में ही बाबरी मस्जिद का फैसला आया और तमाम मुसलमानों को मायूसी हुई। बहरहाल मध्य प्रदेश के मुसलमानों को अब सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद बची है और सुप्रीम कोर्ट में पहली पिटीशन इस बात के लिए दाखिल की जाएगी कि फ़िलहाल मुसलमानों की इबादत जो वहाँ हो रही है वो होती रहनी चाहिए। मुसलमानों को अभी से बेदखल करने का जो आदेश दे दिया है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने, पहले उस फैसले पर पाबंदी लगाई जाए, उसके बाद फिर कमाल मौला मस्जिद पर किसका राइट होना चाहिए, वो मस्जिद है या मंदिर है, इस पर सुनवाई होगी। आरिफ मसूद साहब जो ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के भी रुकन हैं और वहाँ के एमएलए हैं, उन्होंने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। हिंदू पक्ष को जो है बड़ी राहत मिली है, किस तरीके से लेते हैं? देखिए, मस्जिद कमाल मौला बरसों पुरानी और आज़ादी से पहले की कहें कि ये ज़मीन थी और इस ज़मीन के ऊपर उनकी निजी ज़मीन पर ये मस्जिद तामीर थी। एक विवाद पैदा हुआ, दो कमेटियां आपस में लड़ी और लड़कर वो विवाद न्यायालय में गया और लोअर और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गया और फिर वहां से एएसआई के लिए आदेश हुए और एएसआई की रिपोर्ट जब बनाने के निर्देश हुए तो उसी टाइम समिति और पिटिशनर ने न्यायालय में ये कहा था कि एएसआई वाले जो सर्वे कर रहे हैं उसमें हमको साथ नहीं रख रहे। कुछ जगह उनको साथ रखा, कुछ जगह हटा दिया गया, जो उन्होंने संदेह व्यक्त किया था। आज का जो फैसला है वो एएसआई की रिपोर्ट के ऊपर आधारित है, इसको अभी अध्ययन कर रहे हैं। हम अब इस निर्णय से सहमत नहीं है और हम इसको सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करेंगे। एएसआई की रिपोर्ट को आप किस तरह से देखते हैं? मैं बिल्कुल नहीं मानता, वो रिपोर्ट खराब है, गलत है। वो रिपोर्ट पे पहले ही जब कमेटी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनको साथ रखकर रखना है, तो उनको 2 बार बुलाया और उसके बाद नहीं बुलाया और उन्होंने आवेदन दिए वहां पे कि हमको नहीं बुलाया जा रहा, तो फिर एक तरफा हुआ ना, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्या लगता है जाएंगे? क्या लगता है इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है? अभी तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, जब तक सर्वोच्च न्यायालय तय नहीं करते हम लोग कौन होते हैं। लेकिन मैं गवर्नमेंट से कहूंगा कि अभी किसी को टेक ओवर ना किया जाए, प्लस पब्लिक से भी कहूंगा कि सब लोग शांति बनाए रखें। अभी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय बाकी है, हम लोग वहां चैलेंज करेंगे। जब तक सर्वोच्च न्यायालय कोई निर्णय नहीं देता, कोई भी लोग किसी तरह का भी उपद्रव न करें। हाईकोर्ट ने नमाज नहीं पढ़ने की भी कॉमन है ना, निर्णय खिलाफ मैंने बोला तो उसी को चैलेंज करेंगे। ठीक। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला आ जाने के बाद इस पूरे मामले पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी अदालत की बारीकियों का जायज़ा लिया और अदालत के फैसले को सीधे सीधे गलत ठहराया, एक तरफा बताया और कहा कि बाबरी मस्जिद जैसा ही फैसला सुनाया गया है जिसके पीछे कोई सच्चाई और बुनियाद नहीं है। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी को। सबसे पहली बात तो यह है कि 700 साल से ये मस्जिद है और यहाँ पर नमाज अदा की जा रही है। दूसरी बात यह है कि ये क्यों कह रहा हूँ मैं, इसलिए कि ये वक्फ बाय डेडिकेशन है और इसको धार के उस वक्त के अर्सवाइल स्टेट ने इसको मुसलमानों के लिए दिया और वहाँ पर मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि 1904 में कलेक्टर ने इसको रिलिंक्विश किया
और वो एक्ट था सेक्शन 4 and 13 ऑफ 1904 एक्ट। तीसरा बात ये है जो आपको समझने की ज़रूरत है, जो हम पे उंगली उठा रहे हैं, धार स्टेट गज़ीट है 1935 का, उसमें ये बताया गया है कि ये जगह मस्जिद है और गवर्नमेंट ने इसको रिलिंक्विश किया, गार्डियनशिप से मुस्लिम कम्युनिटी को दिया, और फिर 1985 में ऑफिशियल गज़ीट एंट्री नंबर 62 में उस वक्त के 1954 एक्ट के तहत, वो बंद करो भाई, 1954 एक्ट के तहत ये वक्फ की गज़ीट भी है। पांचवी बात ये है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के भी खिलाफ है। 1991 प्लेस ऑफ वर्शिप अब क्या बोलता है सेक्शन 4 उसका, कि जो मस्जिद का, मंदिर का, गुरुद्वारे का या बौद्ध धर्म के जो भी जिस धर्म जो 15 अगस्त 1947 की थी उसको चेंज नहीं किया जा सकता। छठी बात यह है कि ASI का क़ानून है जो ये कहता है कि आप किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप के नेचर और कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। अब आप आ जाइए कि अब आपने कहा ASI ने 1951 में और 1952 में ये क्लैरिफिकेशन दे चुकी है कि ये मस्जिद है, और उस वक्त उन्होंने ASI ने रिजेक्ट किया था इसको कि जो वहाँ पर भोज उत्सव मनाना चाहते थे। 51 और 52 का ASI के ऑर्डर है। अब आप आ जाइए कि ये जजमेंट हम इसको एरोनियस क्यों मानते हैं इस जजमेंट को, क्योंकि कोर्ट ने, जैसा मैंने भी कहा, 1935 के धार स्टेट एग्जीक्यूटिव को, स्टेट गज़ीट को नज़रअंदाज कर दिया। 1985 के वक्फ रजिस्ट्रेशन को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया, और जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको भी उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया, और साथ ही साथ ये जो आर्गुमेंट है कोर्ट ने उसको भी कबूल नहीं किया कि 1935 के नोटिफिकेशन को, वो जो लॉ था उस वक्त अंडर आर्टिकल 372 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये लॉ था उस वक्त, और उन्हें सिर्फ उसको बोला कि ये मेयर एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट। ये क्या बात है? मेयर एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट जो है वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को ओवरराइड नहीं कर सकता। और एक और वजह है ये फैसला जो एरोनियस और गलत है, मुस्लिम साइड ने ये आर्ग्यू किया था कि जो PIL दाखिल की गई थी रिट पिटीशन में, उन्होंने डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट उठाए जो आर्टिकल 226 में नहीं लिए जा सकते, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन जो होता है आर्टिकल 226 में, कोर्ट एक ऑर्डर पास नहीं कर सकता डिक्लेरेशन ऑफ पोजेशन और टाइटल के ऊपर। और एक और बात जो आपको समझने की ज़रूरत है कि ऑलरेडी एक सिविल डिस्प्यूट केस चल रहा है टाइटल का, उसको भी कोर्ट ने नज़रअंदाज कर दिया। टाइटल का सिविल डिस्प्यूट चल रहा है। एक और बात आपको समझने की ज़रूरत है कि कोर्ट ने, जो मैंने कहा अभी आपने सवाल किया कि ये तो बिल्कुल बाबरी मस्जिद का मामला हो गया जजमेंट का। बाबरी मस्जिद केस के मामले में आप कोर्ट ने कहा था कि पोजीशन नहीं था मुसलमानों के पास। भाई मेरा पोजीशन तो आज जुम्मे तक था ना, मेरा पोजीशन आज फ्राइडे तक मेरा पोजीशन था। बाबरी मस्जिद को तो रात के अंधेरे में वहां पर मूर्तियां रखकर मिंबर रसूल पर मस्जिद को बंद कर दिया गया। मेरा तो पोजीशन आज भी है। और भी कई लोगों ने इस फैसले पर सवाल उठाया है, लेकिन सवाल यह है कि अब एक एक करके मस्जिदों पर कब्जा किया जा रहा है। झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है। जैसे
ताजमहल का मामला चल रहा है। ताजमहल को बार बार ये लोग कहते हैं ये तीजो मंदिर है, ये तेजो महल है, और अब उस पर एक फिल्म बन चुकी है और उस फिल्म में भी ताज मंदिर को तेजो महल दिखाया गया। बाज़ाब्ता ताजमहल के गुंबद से एक मूर्ति को निकलते हुए दिखाया गया और इसी तरह माहौल बनाया जाता है, फर्जी प्रोपेगेंडा तैयार किया जाता है। आज भले ही कोई इस बात पर यकीन नहीं कर रहा है कि ताजमहल का मंदिर से कोई ताल्लुक़ है और तेजो मंदिर है, लेकिन आज जो उस पर किताब लिख दी गई है, जो फिल्म बना दी गई है, 100 साल बाद इसी को बुनियाद बना दिया जाएगा। परेश रावत की फिल्म को अदालत में पेश कर दिया जाएगा और जज साहब भी फिल्म की बुनियाद पर फैसला सुना देंगे कि जो फिल्म बनी थी वो सबूत की बुनियाद पर बनी थी, बग़ैर सबूत के कैसे फिल्म बन सकती है, और ये ताज महल नहीं तेजो महल है। इस तरह फर्जी कहानी गढ़ी जाती है, इस तरह नरेटिव तैयार किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। मिला टाइम्स का काम अगर आपको पसंद आता है तो हमारी सब्सक्रिप्शन लीजिए, मेंबरशिप लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।